हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया? दो कारण बताएं। कहते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया? दो कारण बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को बढ़ावा दिया। इसके दो कारण निम्न है। प्रथम है, इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का एक व्यापार बाजार मिल सके। दूसरा, भारत में शहरी आबादी का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा सके जो पश्चिम शिक्षा, रहन सहन, संस्कृति का अनुकरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत से बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन हुआ। यह धन इंग्लैंड के विभिन्न रूपों में लिया गया। बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना के पूर्व इंग्लैंड का पर्याप्त धन व्यापार के माध्यम से भारत आया था, परंतु 1757 ईस्वी के पश्चात भारत से ही धन इंग्लैंड जाने लगा। भारत से ले जाए गए धन के बदले भारत को कुछ नहीं मिला। यही धन का निष्कासन था। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब यहाँ के विदेशी शासक नियमित रूप से धन अपने देश ले गए। यह धन व्यापार के माध्यम से तो जाता ही था, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, उपहार के रूप में भी भारत से पर्याप्त धन इंग्लैंड ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि का वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ होता था कृषि के लिए वैसे फसलों के उत्पादन पर जोर देना जो उद्योगों में कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। अंग्रेजों ने भी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर धान और गेहूं की जगह कपास, नील, गन्ना, पटसन आदि फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। इनमें उत्पादित वस्तुओं का मूल्य अंग्रेजी कंपनी अपने अनुसार तय करती थी। इससे भारत में बेरोजगारी, भूखमरी आदि समस्याएं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। इसका आंसर लिखेंगे, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उग्रवादी आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन का केंद्र बंगाल था। यद्यपि भारत के अन्य भागों में यह आंदोलन प्रभावशाली था। इस आंदोलन में अधिकांश शिक्षित मध्यम वर्ग के युवा शामिल थे। प्रथम लिखेंगे महाराष्ट्र। उग्रवादी आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र से हुआ। 1896 से 97 में पूना में चापेकर बंधु ने व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसके सदस्यों ने रेंड और एमहर्ट नामक दो अंग्रेजों की हत्या की। इसके लिए चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बंगाल। बंगाल में उग्रवादी आंदोलन सबसे व्यापक था। इसका मुख्य कारण बंगाल विभाजन से उत्पन्न आक्रोश एवं सरकारी दमन की प्रतिक्रिया थी। बंगाल में अनेक गुप्त क्रांतिकारी समितियां स्थापित की गई, जैसे अनुशीलन समिति, युगांतर दल इत्यादि। अलीपुर षड्यंत्र केस में वारिंद्र घोष को काला पानी और अनेकों को फांसी की सजा दी गई। अरविंद घोष इस मुकदमे से बरी हो गए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे पंजाब व अन्य भाग। पंजाब में अजीत सिंह महिवाने वतन नामक क्रांतिकारी संस्था बनाई। लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय को इसके लिए गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, लेकिन अपने त्याग, बलिदान और देश प्रेम की भावना को भारतीयों के में एक नई आशा और उत्साह का सृजन किया। उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक रूप में से पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ? इसका आंसर लिखेंगे, कांग्रेस के अंदर उदारवादियों की नीति के विरुद्ध 1895 से असंतोष बढ़ने लगा था। अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता कांग्रेस नेता से अधिक प्रभावशाली
नीतियों की मांग कर रहे थे। बनारस अधिवेशन जो कि 1905 के बाद गोखले कांग्रेस से अलग हो गए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप विदेशी और बॉयकॉट के प्रश्न पर राष्ट्रवादियों और उग्रवादियों में विरोध बढ़ता गया। फलतः 1906 ईस्वी में तिलक के स्थान पर दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उग्रवादियों के दबाव के कारण कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस नेतृत्व ने स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे उग्रवादियों का असंतोष बढ़ने लगा। इसने जलती अग्नि में घी का काम किया। 1907 के सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी घोष को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तिलक को बोलने नहीं दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उग्रवादियों ने अपमानित एवं अव्यवस्था फैलाकर अधिवेशन को भंग करवा दिया। इस घटना के बाद तिलक और उसके सहयोगी कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस पर उदारवादियों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके गठन में ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। शुरू में यह अनुनय विनय की नीति पर चली, आगे चलकर इसके नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। इसमें अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया था। गरम दल के नेता तिलक इसे पूरे देश में लागू करना चाहते थे। इस आंदोलन में किसान, छात्र, महिलाएं आदि की महती भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर लिखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक जैसे नैसर्गिक वस्तु पर कर लगाने के कानून का विरोध करना। समुद्र किनारे दांडी में समुद्र जल से नमक तैयार कर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप में विवरण दे। इसका आंसर लिखेंगे, 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन किया गया उसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए। यहाँ के किसानों को अंग्रेज नील मिल मालिकों द्वारा तिनकठिया प्रणाली द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। अंततः यह आंदोलन सफल हुआ तथा किसानों को तिनकठिया प्रणाली से मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी सहित देश के अन्य नेताओं द्वारा विभिन्न भागों में किया गया। इसी एक्ट एवं पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जालियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। बिना चेतावनी दिए पंजाब के तत्कालीन सैन्य अधिकारी डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस बाग में केवल एक ही संकरा दरवाजा था। इससे जनता में अफरा तफरी मच गई और लोग बाहर नहीं निकल सके। इस गोली कांड में करीब 379 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस में थोड़े
तो दोनों कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के दोनों धड़ों में कांग्रेस लिंग एकता एवं सहयोग की भावना के साथ साथ स्वराज की प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन जोर पकड़ने लगा। तिलक मांडले जेल से वापस आने के बाद आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्नीस सौ 16 में एनी बेसेंट और तिलक ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की शाखा पूरे देश में खोली गई। इसमें मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर स्प्रू जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जनता द्वारा गृह शासन की स्थापना करना था। इस आंदोलन ने उग्रवाद और क्रांतिकारी मार्ग छोड़कर भारतीयों में शांतिपूर्ण वैधानिक संघर्ष के लिए जनमानस को तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। इसका आंसर लिखेंगे 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमान सामान्यतः अंग्रेज विरोधी थे, परंतु अलीगढ़ आंदोलन और सैयद अहमद के प्रयासों से मुसलमानों की विचारधारा बदली। उनमें अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना जगी। बंग भंग आंदोलन का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से मुसलमानों की मांग पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया गया। अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। इसका नेतृत्व आगा खान ने किया। प्रतिनिधि मंडल ने राजभक्ति प्रकट की तथा संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग की। मिंटो ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, इससे उत्साहित होकर के मुसलमानों ने अपना राजनीति संगठन बनाने का प्रयास किया। फलतः 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब अली मुल्लाह और आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे मार्च 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने से उसे बंदी बनाकर उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चला उसे दंड दे सकती थी। इसके अनुसार सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित करने का अधिकार दे दिया गया। यह एक काला कानून था जिसका विरोध पूरे देश में हुआ। इसी के कारण जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण निम्नलिखित है, डैश देकर फिर लिखेंगे। प्रथम आर्थिक शोषण, दूसरा पॉइंट है क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव और तीसरा 2 को पॉइंट बोलना है ना, फिर इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे कि आर्थिक शोषण डैश देंगे, फिर लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जा रहा था। नमक जैसे नैसर्गिक चीज़ों पर भी कर बढ़ा दिए, इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव। असहयोग आंदोलन के बाद देश में क्रांतिकारी घटनाओं की वृद्धि होने लगी थी। भारत के नवयुवकों में हिंसा की राजनीति घर करने लगी। इससे उबरने के लिए गांधी द्वारा अहिंसक तरीके से 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन में भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श के उपरांत ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रथम, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई। इसके अनुसार गवर्नर को मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करना था और मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय के 2 कारणों को बताएं। इसका आंसर लिखेंगे, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के 2 कारण निम्नलिखित है। प्रथम, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। भारत में मुस्लिम, इसमें प्रथम क्या था, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। इसका फिर थोड़ा डिफिनेशन लिखेंगे, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अंग्रेजों की देन है। भारत में अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की व्यापक नीति अपनाई थी। इसके लिए भारत के विभिन्न समुदायों को एक दूसरे से पृथक रखना, उसमें द्वेष उत्पन्न करना आवश्यक हो गया था। अंग्रेज अपनी कुटिल चालों द्वारा सुनियोजित ढंग से फूट डालकर मुस्लिम नेताओं का सहयोग प्राप्त किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सैयद अहमद खां के प्रयास मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रिय पात्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सर सैयद अहमद खां ने निभाई। प्रारंभ में उनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था, बाद में उनका दृष्टिकोण संकीर्ण और रूढ़िवादी हो गया। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देने का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट पर प्रकाश डालें। इसका आंसर लिखेंगे कि पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 1928 ईस्वी में भारत के भावी संविधान की जो रूपरेखा तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें भारत को अपनी वैश्विक स्वराज प्रदान करने की मांग रखी गई। इनकी अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों थी, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रीवी काउंसिल की समाप्ति तथा एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन। रिपोर्ट में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था, बालिग मताधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय विशेष में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझें और अपने कॉपी और पेन से लिखने का प्रयास करें। जितने आप कॉपी पर लिखेंगे ना अपने माइंड सेट करके, देखिए इस वीडियो को एक बार में नहीं 2 बार करके आप जो है ना कहानी तौर से सुनेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा। सिर्फ आप लिख करके तो देखिए अगर अभी से आपका हैबिट्स बना रहेगा ना लिखने का, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका शक्ल तो कोई देखने वाला नहीं है ना, वहाँ आपका शक्ल कोई मायने नहीं रखेगा। वहाँ सिर्फ आपका राइटिंग और लिखने का तरीका आपको मार्क दिलाएगा। इसी वजह से आप लिखने का कोशिश करें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।